अब बात करते हैं एक ऐसे खबर की जो शायद माता पिताओं के लिए तो एक अच्छी खबर, पर वही युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पबजी गेम की, जो कि आज भारत से पूरी तरीके से चला गया है। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट गेम 30 अक्टूबर से भारत में पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इस संबंध में कंपनी ने खुद अपने आधिकारिक अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए घोषणा की है। चीन से तनातनी के बीच पिछले दिनों ही भारत सरकार ने 224 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इन 224 ऐप्स में भारत में बहुचर्चित गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। उस दौरान भारत सरकार ने इस ऐप्स को बंद करने की वजह चीन से सुरक्षा खतरों को बताया था। लिहाजा अब पबजी पूरी तरह से भारत में अपना कारोबार समेट रहा है। पबजी ने अपने पोस्ट के जरिए पबजी यूजर्स को धन्यवाद कहा है और भारत से जाने पर अफसोस भी जताया है। आम जनता के लिए खुशखबरी है। प्याज को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक के लासलगांव में प्याज की नीलामी एक बार फिर शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के छापों और प्याज की स्टॉक लिमिट को लेकर व्यापारी नाराज चल रहे थे, इसलिए व्यापारियों ने पिछले 4 दिनों से मंडी का कामकाज बिल्कुल बंद रखा था और नीलामी नहीं हो रही थी। गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने प्याज कारोबारियों और किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इसके बाद प्याज की नीलामी शुरू करने पर सहमति बनी। मंडी में प्याज की दोबारा नीलामी शुरू होने से आने वाले दिनों में प्याज के भाव कम होने की उम्मीद है। साथ ही केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए 1 लाख टन का बफर स्टॉक भी जारी किया है। इसका असर आने वाले दिनों में प्याज की कीमतों पर दिखेगा। आपको बता दें कि पूरे देश में सप्लाई होने वाले प्याज का 35% हिस्सा लासलगांव मंडी से ही जाता है। मोबाइल इस 21वीं सदी की जरूरत बन गई है। जिस तरह हमारे लिए मोबाइल की मांगे बढ़ती जा रही है, उसी तरह से कंपनीज के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। मोबाइल कंपनियों के बीच भारतीय बाजार में नंबर 1 बनने की होड़ लगी रहती है। पिछले कुछ सालों से चीनी मोबाइल कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भारत में कोरियन मोबाइल कंपनी, जी हाँ, मैं सैमसंग की बात कर रही हूँ, सैमसंग ने चीनी कंपनियों को पछाड़कर अपनी पुरानी जगह वापस हथिया ली है। सैमसंग लगभग 2 साल बाद नंबर 1 कंपनी बन गई है। भारतीय मोबाइल बाजार में कंपनी ने सबसे ज्यादा हैंडसेट बेचे हैं। जानकारों का कहना है कि सैमसंग ने भारतीय बाजार में दोबारा अपनी लीडरशिप पाने के लिए जबरदस्त मेहनत की है। कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान अपने ऑनलाइन सेल पर ज्यादा जोर दिया। साथ ही कंपनी ने भारतीय बाजार को देखते हुए बजट स्मार्टफोन पर बहुत ज्यादा काम किया है। टेक्साइट बिजनेस इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार में इस साल के दूसरे तिमाही में सैमसंग ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। भारत के 24% बाजार में अब सैमसंग का कब्जा हो गया है, जबकि सस्ते हैंडसेट बेचने वाले चीनी कंपनी जैसे शाओमी दूसरे पायदान पर आ गई है। चीनी कंपनी शाओमी का भारत के 23% बाजार में कब्जा है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बैंक से रिलेटेड काफी अहम खबर है। ये खबर हमने कल भी अपने चैनल पर दिखाया था। नवंबर के महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेगा, इस मामले में ये खबर थी। आज हम आपको ये खबर कुछ अधिक जानकारी के साथ दिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नवंबर के महीने में काफी सारे बड़े त्योहार पड़ेंगे। धनतेरस से लेकर छठ पूजा, फिर गुरु नानक जयंती के चलते इस बार काफी ज्यादा दिनों तक छुट्टी रहेगी। इस बार अक्टूबर की तरह नवंबर महीने में भी छुट्टियों की भरमार है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पूरे देश में कुल मिलाकर इस बार 15 दिन बैंकों में अवकाश रहेगा। आरबीआई के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि किसी राज्य में बैंक बंद रहे और कहीं पर खुले रहे। हम आपको आरबीआई के हिसाब से जारी छुट्टियों की लिस्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर रविवार साप्ताहिक अवकाश, 6 नवंबर शुक्रवार को भी बैंक बंद रहेगा, 8 नवंबर फिर से रविवार आता है, साप्ताहिक अवकाश रहेगा, 14, 15, 16, 17 व 18 नवंबर छुट्टी लक्ष्मी पूजा व दिवाली के लिए है। 20 और 21 नवंबर जो कि शुक्रवार और शनिवार पड़ता है, छठ पूजा के अवसर पर बैंक में छुट्टी रहेगी। 22 नवंबर, 23 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर को भी बैंक बंद रहेगी और 30 नवंबर सोमवार को गुरु नानक जयंती के चलते बैंक फिर से बंद रहेगी। हालांकि छुट्टी के दिनों में भी मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम के जरिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इन सेवाओं पर किसी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि चेक क्लियरिंग की सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश तेजी से चल रही है। ऐसे में भारतीय सेना ने भी अपना योगदान दिया है। भारतीय सेना ने खुद के प्रयोग के लिए एक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग एप्लीकेशन को विकसित किया है। यह मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और अन्य सोशल मैसेजिंग ऐप से भी कहीं ज्यादा सुरक्षित है।
इससे सेना की गोपनीय जानकारियां देश के दुश्मनों के हाथ भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी सुरक्षा काफी अभेद्य रखी गई है। गुरुवार को भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सेना ने एक सामान्य और सुरक्षित ऐप विकसित किया है, जिसका नाम सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI रखा गया है। इस वर्ष सेना ने सुरक्षा कारणों से 79 ऐप को प्रतिबंध कर दिया था। सैन्य कर्मियों को फेसबुक, ट्रू कॉलर, इंस्टाग्राम और PUBG जैसे गेम्स को मोबाइल से हटाने के लिए कहा गया था। एप्लीकेशन की कार्यक्षमता की समीक्षा करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए कर्नल साई शंकर की उनकी कौशल और प्रतिभा के लिए तारीफ की थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं और जुर्माना भर पाने की स्थिति में नहीं है तो सामुदायिक सेवा के तहत आपको सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ सकती है। बता दें कि BMC सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना करती है, लेकिन यदि कोई मास्क न पहनने पर लगने वाला जुर्माना नहीं भरना चाहता है तो उसे सामुदायिक सेवा के तहत सड़कों पर झाड़ू लगानी पड़ेगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण अधिकारियों ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई लोकल सेवा जल्द ही आम नागरिकों के लिए भी शुरू की जा सकती है। हालांकि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए यात्रियों को कुछ प्रोटोकॉल भी फॉलो करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक लोकल की सेवाएं करीब सुबह 7:30 बजे से शुरू होंगी। महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के मुताबिक किसी भी वैध टिकट या पास के साथ कोई भी व्यक्ति सुबह 7:30 बजे से यात्रा कर सकता है। इसके अलावा आम यात्रियों के लिए सुबह 11 बजे से 4:30 बजे तक और शाम 8 बजे से आखिरी लोकल तक की सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए QR कोड या ID कार्ड के साथ वैध टिकट और पास की भी जरूरत होगी और वे सुबह 8 से 10 और शाम को 5 से 7 बजे तक भी यात्रा कर सकेंगे। सरकार के प्रस्ताव में प्रत्येक घंटे पर एक लेडी स्पेशल ट्रेन चलाने की भी बात कही गई है। आपको बता दें कि फिलहाल ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रेलवे को एक प्रस्ताव है। मुंबई करों के लिए एक अच्छी खबर है। BMC द्वारा पानी के बिल को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने खारिज कर दिया है। इससे मुंबई करों को राहत मिली है। झोपड़ी और झुग्गियों को छोड़कर नगरपालिका प्रशासन ने रुपये की दोहरी दर का प्रस्ताव किया है। स्थायी समिति ने गुरुवार को बढ़ोतरी का विरोध किया। राष्ट्रीय जल आपूर्ति मानकों के अनुसार व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि मुंबई की कई इमारतों में दैनिक पानी की खपत 150 लीटर से अधिक है। इसीलिए प्रशासन ने इस अतिरिक्त पानी के लिए उच्च दर जांच करने के लिए स्थायी समिति के समक्ष एक प्रस्ताव लाया था। आइए नजर डालते हैं कुछ राजनीतिक खबरों पर। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि बिहार के मुंगेर जिले में हुई हिंसक घटना हिंदुत्व पर एक हमला है। पार्टी ने राज्य सरकार से पूछा कि इस मुद्दे पर वह चुप्पी क्यों साधे हुए है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद पुलिस फायरिंग में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह बिहार में सीधा हिंदुत्व पर प्रहार है, लेकिन राज्य सरकार इस मामले पर आखिर चुप क्यों है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का नाम लिए बिना ही उन पर निशाना साधते हुए रावत ने कहा कि वह क्यों नहीं बिहार सरकार, जिसमें भाजपा भी शामिल है, उनको ये पूछते हैं कि क्या वो अपना हिंदुत्व भूल गई है या धर्मनिरपेक्ष हो गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि आम लोगों को ट्रेन सेवा मुहैया कराने के लिए रेलवे प्रशासन को राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे प्रशासन को राजनीति को बीच में लाए बिना महाराष्ट्र सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए। देशमुख ने कहा कि सरकार ने कुछ निर्धारित समय सारिणी का प्रस्ताव दिया है, जिसमें आम यात्री ट्रेन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, पर अब भी खत्म नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में बीते कुछ घंटों में कोरोना संक्रमण के 5,902 से अधिक नए मरीज सामने आए हैं और वहीं करीब 160 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। करीब 8,000 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भी भेजे गए हैं। राज्य में अब तक कुल 1,27,603 से अधिक मरीज सक्रिय बताए गए हैं। महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP के प्रमुख शरद पवार है जो महागठबंधन सरकार चला रहे हैं, शिवसेना प्रमुख नहीं। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र नहीं चला रहे। पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा है कि CM ठाकरे के बजाय किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए आपको पवार से मिलना चाहिए। उनकी टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बिजली के बिलों के मुद्दे पर मुलाकात की।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस तरह करहा करा कर सरकार नहीं चल सकती। जन सामान्य के सवाल बहुत है, लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र पुलिस ने देश की इकोनॉमी को खोखला करने की एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ किया है। महाराष्ट्र के धुले के शिरपुर तालुके में नकली नोट बनाने वाले कारखाने में धड़ल्ले से नकली नोट छापे जा रहे थे, जहां बड़ी तादाद में पुलिस ने नकली नोटों को जब्त कर लिया है, वहीं लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए इंदौर और पुणे के बीच वाया वसई रोड एक और सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। CPRO ठाकुर के अनुसार ट्रेन क्रमांक 02944 02943 सुपरफास्ट विशेष ट्रेन इंदौर और पुणे के बीच सप्ताह में